भीमा को 2 दिन से बुखार आ रहा था। फिर भी वो तीसरे दिन सवेरे सवेरे रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। रेलवे स्टेशन पर वह कुली का काम करता था। उसका काम बहुत ही मेहनत वाला था। पूरे दिन में ना जाने कितने किलो वजन लेकर उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता था। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद किसी तरह उसके घर की रोटी चलती थी। उस दिन जब वह काम पर जा रहा था तो उसकी गर्भवती पत्नी सावित्री ने उसे काम पर जाने के लिए मना कर दिया और उसे घर पर ही आराम करने को कहा, क्योंकि उसे 2 दिन से बुखार था। तब भीमा बोला, अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी पत्नी बोली, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, आपको 2 दिन से बुखार था, आज रहने दीजिए काम पर जाने के लिए। तभी भीमा बोला, अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ले हमारा सर छूकर देख ले। यह कहकर भीमा ने सावित्री का हाथ पकड़कर अपने सर से लगा लिया। देखा, नहीं है ना बुखार, हो गई तसल्ली। देखो सावित्री, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर मैं घर पर बैठ गया तो बस फिर हो गया काम। यह कहकर भीमा काम पर चला गया। परंतु सावित्री को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह आखिरी बार अपने पति को जाते हुए देख रही है। असल में भीमा को उस वक्त बुखार नहीं था, परंतु उसके शरीर में बहुत ही कमजोरी थी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर गया और ट्रेन आई, ट्रेन को आते देख जैसे ही वह भागा और अचानक उसे बहुत ज़ोर से चक्कर आया और वह ट्रेन के आगे आ गया और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी सावित्री को जब यह पता चला तो वह रोते रोते स्टेशन पर गई। यह क्या हो गया, आप हमें किसके भरोसे छोड़कर चले गए, भगवान के लिए आप वापस आ जाइए, आप वापस आ जाइए। यह कहते कहते वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठा और वह वहीं बेहोश हो गई। भीमा का दोस्त मनोज उसे अस्पताल ले गया। वह भीमा की पत्नी सावित्री को अपनी बहन की तरह ही मानता था। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया और कहा कि हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले कि हमें बहुत ही खेद है, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। कुछ दिनों बाद सावित्री भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। उसके जीने का कुछ भी मकसद नहीं बचा था। उसका पति भी जा चुका था और उसका बच्चा भी। वह सारा दिन घर में भूखी प्यासी पड़ी रहती और पागलों की तरह रोती रहती। एक रात की बात है, सावित्री ने तय कर लिया कि अब वह भी जिंदा नहीं रहेगी। पास वाली नदी में वह भी कूदकर आत्महत्या कर लेगी। यह सोचकर वह अपने घर से निकल पड़ी। सड़क बहुत सुनसान पड़ी थी। तभी उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज़ है? सावित्री ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र कूड़े के ढेर पर पड़ी। कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची कपड़ों में लिपटी हुई पड़ी थी और वह लगातार रोए जा रही थी। सावित्री दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। बच्ची उसके सीने से लिपटकर चुप हो गई थी। सावित्री को ऐसे लगने लगा था कि भगवान ने कुछ दिनों पहले जो उसका बच्चा छीना था वह उसे अब वापस कर दिया है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? अरे, कोई है यहाँ पर? यह किसकी बच्ची है? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पता नहीं लोग अपनी बच्ची को क्यों कूड़े में फेंक देते हैं, सावित्री ने कहा। लेकिन सावित्री के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन सावित्री को अपने जीने का मकसद मिल चुका था। कुछ समय पहले वह अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहती थी, परंतु इस बच्ची के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसमें जीने की आशा फिर से आ गई थी। तभी तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं। सावित्री ने उस बच्ची का नाम आशा रखा, क्योंकि वह उसके जीने की आशा थी। सावित्री उसे अपने घर ले आई।
अरे घर में तो खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। मैं थोड़ा सा दूध मनोहर भैया से लेकर आती हूँ। सावित्री मनोहर के घर से थोड़ा सा दूध ले आई और बच्ची को पिलाने लगी। अब उसने सोच लिया था कि वह भी मेहनत करेगी और इस बच्ची को पालेगी। जिस स्टेशन पर भीमा काम करता था, उसी स्टेशन पर सब एक कुली महिला को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जिसने एक नवजात बच्ची को अपनी पीठ पर बांध रखा था। वह औरत और कोई नहीं बल्कि सावित्री थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आने की घोषणा हुई। सावित्री दौड़कर ट्रेन के पास जा रही थी। ट्रेन आकर रुकी। तभी उसमें से एक महिला उतरी, जिसके पास काफ़ी सामान था। सावित्री उसके पास आकर बोली, कुली 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 चाहिए मेम साहब। अरे तुम उठा पाओगे यह सारा बोझ? उस मेम साहब ने कहा। मेम साहब, मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बोझ उठा लिए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यह कहकर सावित्री ने उसका सामान अपने सर पर रखा और चल पड़ी। उस दिन उसके जीवन का यह एक नया अनुभव भी था और नया सफ़र भी। सावित्री बहुत मन लगाकर काम करती। हालांकि कभी कभी वह थक भी जाती, लेकिन अपनी बेटी के लिए फिर से खड़ी होती और काम पर लग जाती। धीरे धीरे उसकी बेटी आशा बड़ी हो रही थी। सावित्री ने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। एक दिन सावित्री जब घर पहुंची तो उसकी बेटी आशा उससे जाकर लिपट गई। माँ माँ, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। क्या चीज़ है बेटा? तब आशा ने एक बहुत बड़ा अवार्ड अपनी माँ को दिखाया, जो उसे स्कूल की ओर से मिला था। अरे वाह 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 मेरी बेटी, यह तुम्हें स्कूल से मिला? हाँ माँ, मैं स्कूल में फ़र्स्ट आई हूँ। यह तो बस आशा की शुरुआत भर थी। एक बार इनाम मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ, फिर वह रुका नहीं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, फिर कॉलेज, हर जगह आशा ने सावित्री का नाम रोशन किया। आशा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन वह चिंता में थी कि वह कैसे शहर में जाकर आगे की पढ़ाई करेगी, क्योंकि इतने पैसे जो नहीं थे उसके पास। अरे तुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, तेरी माँ है ना। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वह सब तू अपनी माँ पर छोड़ दे। सावित्री ने कुछ पैसे ब्याज पर उधार ले लिए। उसने उन पैसों से आशा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। सावित्री अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी आशा को अब किसी बात की कोई कमी ना रहे। आशा ने भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। वह खूब मेहनत करती। वह पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम आई। बाद में वह नौकरी की तैयारी करने लगी। उसकी मेहनत का फल भी उसे मिल गया। वह रेलवे की बहुत बड़ी अधिकारी बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी के शहर में हो गई। लेकिन उसने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई और सीधा ट्रेन से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी ट्रेन ठीक समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुंची। आशा अपने सामान सहित स्टेशन पर उतरी। आशा का स्वागत करने के लिए उसके असिस्टेंट भी वहां पर मौजूद थे। सावित्री हमेशा की तरह दौड़ती हुई ट्रेन के पास पहुंची और कहने लगी, कुली 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 मेम साहब, कुली चाहिए क्या? अचानक सावित्री की नज़र गेट पर खड़ी हुई उसकी बेटी आशा पर गई। उसके असिस्टेंट मैडम मैडम कहकर आशा के पास आकर खड़े हो गए। सावित्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर आशा का पूरा ध्यान अपनी माँ पर था। वह अपनी माँ सावित्री के पास गई और उनके पैर छुए। दोनों की आंखों में आंसू थे। आशा के असिस्टेंट सावित्री को घूर कर देख रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि ये कुली कौन है, जिसके पाँव उनकी मैडम आशा ने छुए हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही उन्हें यह बात पता चल गई कि वह कुली कौन है, जब आशा ने सावित्री को माँ कहकर पुकारा। बेटी, यह लोग कौन हैं और ये तुम्हें मैडम मैडम क्यों कह रहे हैं? माँ, मैं अफसर बन गई हूँ। अफसर? मेरी बच्ची, तुम अफसर बन गई हो? हे भगवान, आज तूने मेरी सारी तपस्या का फल मुझे दे दिया। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं माँ। काश कि मैं तेरे सारे कष्ट ले पाती।
पता है माँ, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसी माँ मिले। मुझे भी हर जन्म में तेरी जैसी बेटी चाहिए आशा, सिर्फ तेरे जैसी। आशा ने अपनी माँ सावित्री का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। हालांकि यह सब उसके कठिन परिश्रम के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।